हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास क्या होता है, तो उसको जान लेते हैं। देखो, अच्छा पोषण जो होता है हमारे जीवन के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। आप सबको पता है कि अगर अच्छा पोषण मिलेगा तो अच्छे तरीके से वृद्धि भी होगी और विकास भी होगा। मनुष्य जो होता है वो पोषण मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भावस्था में किसी भी प्रकार की पोषण की कमी से माँ एवं बच्चे दोनों को दोनों प्रभावित होते हैं, जैसे कि बच्चा कुपोषित हो सकता है, मृत्यु, प्रसव आदि। बच्चों में पोषण की कमी से उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। न केवल बच्चे में अपितु वृद्धि आयु में भी उत्तम स्वास्थ्य एवं दैनिक कार्यों हेतु क्षमता के लिए पोषण आवश्यक होता है। तो वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, वो पोषण है। अच्छा, वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि जो होती है वो मानव शरीर की वह गर्भकालिक एवं जन्मोपरांत की अवस्थाएं हैं जिसमें उसकी कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। उसका आकार बढ़ता है, अंग बनते रहते हैं। यही सब जो होता है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको हम मेजरमेंट के थ्रू मीन्स मापा जा सकता है वृद्धि को। लेकिन विकास की बात करें तो विकास को हम माप नहीं सकते हैं। जैसे कि वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। विकास की वही बात करें तो ये जो होता है विकास, ये अनवरत क्रिया है। ये उपयुक्त वातावरण के परिवर्तन से प्रभावित होती है और वृद्धि एक समय पे रुक जाती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हुआ है, उसका जो लंबाई बढ़ेगा तो वो एक समय पे रुक जाएगा, लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर बुढ़ापे तक, मृत्यु तक होता रहता है। मानव शरीर के विकास में जैसे कि अगर बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता कि लंबाई बढ़े, इसको मापा नहीं जा सकता। शारीरिक विकास में पूर्ण वृद्धि प्राप्त शरीर एवं उसके सभी अंग अपने सभी कार्य में पूरी क्षमता से करने लगते हैं, ये वृद्धि होती है। तो जो वृद्धि विकास के प्रकार हैं उनको जान लेते हैं। तो वृद्धि के प्रकार की बात करें तो इसमें भार बढ़ता है, लंबाई में वृद्धि होती है, परिधि में वृद्धि होती है, आकार में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है और अंग निर्माण में वृद्धि होती है। वहीं अगर विकास की बात करें तो विकास में जैसे कि मानसिक विकास होता है, उसमें भावनात्मक विकास आ गए, सुरक्षात्मक विकास हो गए, आत्मविश्वास का बढ़ना, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। स्नेह एवं प्यार, ये सब भी विकास के अंतर्गत आते हैं। वहीं सामाजिक विकास की बात करें तो गृह विकास होना, पारिवारिक विकास होना, सामुदायिक विकास होना। और शारीरिक विकास की बात करें तो नए नए कार्यों को सीखना, और ये सब चीज़ें जो होती हैं वही शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र श्वसन संक्रमण, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर इसकी बात करें तो इसे हम शॉर्ट में ARI भी कहते हैं। मनुष्य में होने वाले अधिकतर जो रोग होते हैं वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रूप में ही होते हैं। युवा बच्चे व वृद्धों में ये रोग मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी से संगर्भित के कारण होते हैं। ये संक्रमण दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जो URTI कहते हैं जिसको तीव्र परिवशन मार्गी संक्रमण, और दूसरा जो होता है अधोश्वसनीय मार्ग संक्रमण। मतलब तीव्र श्वसन संक्रमण को हम ARI भी संक्षेप में कह सकते हैं, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है ये। तो बात करते हैं कि श्वसन मार्ग के तीव्र जो संक्रमण होते हैं वो नाक से लेकर वायु कोष्ठों तक की संरचनाओं में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई होता है वो आक्रमण कर देता है, जिसके लक्षण उग्र या तीव्र या बहुत ज़्यादा कष्टदायी होते हैं, आंधी की तरह प्रचंड किंतु कम समय के लिए होते हैं। ये लक्षण क्या कहलाते हैं कि ये लक्षण जो होते हैं बहुत कष्ट देते हैं और असमर्थता को व्यक्त करते हैं और समय का नुकसान भी करते हैं। देखो, सीधा साधा मतलब कहने का ये है, जो एक्यूट तीव्र श्वसन संक्रमण होता है वो आपको पता ही है कि जो भी श्वसन संक्रमण होगा वो नाक से ही होगा, नाक से लेकर फेफड़े तक ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन लगेगा तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ना कोई बैक्टीरिया
आपके शरीर के अंदर गया है, वो भी नाक के थ्रू, क्योंकि श्वसनीय संक्रमण है। और जब नाक के थ्रू कोई भी श्वसन संक्रमण होगा तो जायज़ सी बात है कि दर्द होगा, और उसके बाद दर्द होगा, फिर आप कोई भी कार्य करने में असमर्थ होंगे, और फिर आप अपनी दैनिक गतिविधियों को नहीं कर पाएंगे, तो आपका समय लॉस होगा। सीधा-साधा कहने का मतलब यही है। और जो एक्यूट होता है, एक्यूट मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए होना, और क्रोनिक मतलब होता है कि लंबे टाइम के लिए होना। तो ये संक्रमण जो होते हैं, इसके लक्षण होते हैं सर्दी लगना, और ग्रसनी शोथ होना, मध्य कर्ण शोथ, यही सब इसके अंतर्गत आते हैं। अधो तीव्र श्वसन संक्रमण, स्वर तंत्र जिसमें लैरिंक्स कहते हैं, फिर उपकंठ, श्वास नली, ट्रैकिया, फुफ्फुस नलियों, फुफ्फुस नलिकाओं, मतलब इन सबको प्रभावित करते हैं। यही सब बातें होती हैं। बाकी आगे देखते हैं। इसके नैदानिक लक्षण की बात करें, मतलब क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें, तो क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। तो नाक से पानी बहना, देखिए जब होगा रिस्पायरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन तो नाक से पानी तो आएगा ही। नाक से पानी आना, बलगम आना, गले में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, कान का गुम होना, या फिर खाने या निगलने, जबड़ा चलाने से ठीक हो जाता है। इसका अगर आए ना कि तीव्र श्वसन संक्रमण क्या होता है, तो आपकी जो सर्दी के लक्षण होते हैं उसी को आपको लिख देना है इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा है कि फर्स्ट ईयर वालों की क्लास लूँ। आप लोग काफ़ी कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर वालों की क्लास लो मैम, तो इसलिए मैं स्टार्ट कर दी। बाकी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो मैं वैसे बंद करने वाली हूँ ये फर्स्ट ईयर वालों की क्लास, अगर यही हाल रहा तो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे काफ़ी लोग देखेंगे तो ठीक लगेगा, नहीं तो ऐसे कुछ ही लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और फिर मेरा वीडियो बनाने का फर्स्ट ईयर का मन नहीं करता। बाकी सेकेंड ईयर वाले हैं तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो इस वजह से सेकेंड ईयर वालों की वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है। और आप लोग तो फर्स्ट ईयर में हैं, बट आप लोग कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लेते। ऐसे में इसीलिए मैं फर्स्ट ईयर वालों का वीडियो भी पहले अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करती थी तब भी बहुत कम रिस्पॉन्स आता था, ना कमेंट, ना कुछ ऐसे लगता ही नहीं कि हाँ ठीक है। तो इसलिए अच्छा नहीं लगता बनाने में, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वीडियो कल से ना ही बनाऊँ, ठीक है। फिर बाद में ये मत कहिएगा आप लोग कि आप फर्स्ट ईयर वालों को नहीं पढ़ाती हैं। स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, तो स्कूल के जो सभी बच्चों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इसमें बच्चे का जो परिचय, नाम, जन्म की तारीख एवं पता लिखा होना चाहिए। देखो, स्कूल का स्वास्थ्य रिकॉर्ड कोई बनाएगा तो जायज़ सी बात है ये सब चीज़ें लिखी ही रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके अतीत का स्वास्थ्य, इतिवृत्त, शारीरिक एवं विशिष्ट परीक्षण की रिपोर्ट, प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं का लेखा जोखा होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल की कमी जो होती है, अस्वच्छता, प्रदूषित खाद्य एवं पेय पदार्थों का सेवन करने, मिट्टी एवं प्राणवायु के प्रदूषण के कारण भीड़-भाड़ वाले एवं सीलन वाले इलाके में रहने, गरीबी, अशिक्षा, हानिकारक प्रथाओं, परंपराओं, अंधविश्वास, पोषण भाव, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा एवं परिचर्या का अभाव तथा जनसंख्या की तीव्र होने आदि के कारण भारत में निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याएं हैं। देखो, बात कर रहा है स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड किस तरीके से तैयार करना चाहिए। तो स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जब कोई व्यक्ति तैयार करे तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए, और जितनी भी ज़रूरतें हैं, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, इलाके अच्छे नहीं हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में क्या करना चाहिए कि इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन से ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे कि संक्रामक रोग समस्याएं, और फिर पर्यावरणीय स्वच्छता समस्याएं, पोषणीय समस्याएं, चिकित्सकीय सुविधाएं समस्याएं हमारे देश में फैली हुई हैं। संक्रामक रोग समस्याएं, क्योंकि सफाई नहीं होती है तो इस वजह से संक्रामक रोग समस्याएं फैलती हैं। पर्यावरण स्वच्छता समस्याएं, पर्यावरण तो हम ही लोग गंदा करते हैं, हम ही लोग अपने आसपास कूड़ा कचरा फेंक के पर्यावरण को गंदा करते हैं, तो ये आता है पर्यावरणीय स्वच्छता समस्याएं। और जिससे पर्यावरण दूषित रहता है तो हमें अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे कि दूषित जल अगर रहेगा, पर्यावरण को हम स्वच्छ नहीं रखेंगे, जल में कुछ भी कचरा वगैरह फेंक देंगे तो दूषित जल को हम पिएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि हमें हैजा हो जाएगा, कॉलरा जो बीमारी जिसको कहते हैं, ये सब बीमारियां होने का खतरा हो जाता है। पोषणीय समस्याएं की बात करें तो भारत में गरीबी होने के कारण पोषण की समस्याएं हमेशा उत्पन्न रहती हैं। भारत एक विकासशील देश है, जहाँ पे
सभी बच्चों को पर्याप्त रूप में जितनी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनका वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है और वो एनीमिक हो जाते हैं, जो कि पोषण समस्याओं के अंतर्गत आता है। चिकित्सा सुविधा समस्याएं, ये क्या है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स तो हैं, हॉस्पिटल्स तो बन गए हैं, लेकिन उसमें अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को सही टाइम पे वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और कोई भी बीमारी रहती है तो यहाँ पे ये भी सब लोग सोचते हैं कि हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, अगर टेस्ट करवाएंगे कोई बीमारी निकल जाएगी। लोगों की ये अवधारणाएं हैं गाँव में कि अगर हम टेस्ट करवा लिए और कोई बीमारी निकल गई तो फिर जानबूझ के निकाल देंगे डॉक्टर लोग कोई ना कोई बीमारी, और फिर निकल जाएगी तो मुझे अगर कल मरना होगा तो हम आज ही मर जाएंगे, ये अवधारणाएं होती है। और अगर टेस्ट वो करवा लेते हैं, कोई बीमारी नहीं निकलती, मान लो 1000 का टेस्ट करवा लिए और कोई बीमारी नहीं निकलती, तो पता है क्या कहते हैं, आप लोग भी सुने होंगे, तो कहेंगे कि वह कोई बीमारी नहीं थी, फालतू पैसा वेस्ट कर दिए। मतलब अच्छी बात है ना कि आपको बीमारी नहीं निकली, लेकिन उनको लगेगा कि पैसा वेस्ट हो गया। तो यही सब चीज़ें होती हैं, ये सब चिकित्सकीय समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। भारत में 80% जनता गांव में रहती है, परंतु लगभग 80% स्वास्थ्य सुविधाएं कस्बों एवं शहरों में उपलब्ध है। तो देखो 80% जनसंख्या तो गांव में है, लेकिन जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये सब कस्बों में, जैसे कि सिटी वगैरह में उपलब्ध है। गांव में केवल 20% ही हैं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, तब भारत में चिकित्सा सुविधाओं की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसका कारण यही सब है, जनसंख्या वगैरह, तो यही सब चीज़ें होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अपना एग्जाम में निभाते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आई होप आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बाकी आप लोग की मर्जी। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। देखो विद्यालय में ही बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो अपने स्कूल से ही सीखते हैं सब कुछ। अगर किसी के भी माँ बाप अगर उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब बच्चे हैं या फिर उतने पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो माँ बाप भी अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाते हैं। तो जायज़ सी बात है कि अगर स्कूल में वो शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें हर प्रकार की शिक्षाओं के बारे में हर तरह का नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में इसीलिए भेजे जा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए। अब वो क्या क्या है उनको देखते हैं। तो स्कूल के बच्चों हेतु स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी ज्ञान दिया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों को वातावरणीय स्वास्थ्य और परिवार स्वास्थ्य फैमिली हेल्थ की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बच्चे जिस घर से में रहते हैं उसके घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसी प्रकार वातावरण और अति महत्वपूर्ण घटक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मतलब इसमें वातावरण का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि अगर जो बच्चा रहेगा उसके आसपास का वातावरण साफ सुथरा नहीं रहेगा तो वो बच्चों के हेल्थ पे इफेक्ट करेगा ही। मान लीजिए आपके आसपास बहुत सारे पानी, गंदगी भरी पानी, नालों के पानी बह रहे हैं ऐसे खुले में ही, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि मच्छर पनपेंगे, और मच्छर पनपेंगे तो बच्चों को डेंगू मलेरिया ये सब होने का खतरा बढ़ जाता है। स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा को देने का कार्य, प्रमुख कार्य जो होता है वो अध्यापकों द्वारा किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य की स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण शाखा है, अतः इसे स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मी भी इसका ज्ञान बच्चों में को स्कूल में जाकर दे सकती है, मतलब एनम जाकर दे सकती है। तो क्या कहना चाहिए, पहला जो बताना चाहिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षाएं देनी चाहिए। तो प्रातः जल्दी जागने के बाद शौचालय के लिए स्वच्छ शौचालय का उपयोग करें, मतलब खुले में शौच नहीं करना है, जो भी आपके घर पे है शौचालय वहाँ पे जाना है। शौच के बाद क्या करना है कि हाथ को साबुन या राख और पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। तो राख से भी ना धुलें, वैसे साबुन से धुलें तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। दांतों को रोजाना किसी उपयुक्त मंजन से साफ करना चाहिए। स्नान करना और कपड़े स्वच्छ पहनना, साबुन आदि से धुले हुए कपड़े पहनना, आयरन किए हुए पहनना, मतलब स्वच्छता का विशेष ध्यान देना, इसमें हाइजीन मेंटेन की बात कर रहा है। हाथ व पैरों की अंगुलियों के नाखून को प्रतिदिन देखना और बड़े होने पर उनको काटना, क्योंकि बड़े हो जाते हैं उनमें बहुत सारी गंदगी आ जाती है, जब हम खाते हैं खाना तो वो गंदगी हमारे मुंह में चली जाती है। भोजन नाश्ता आदि करने से पहले हाथों को साबुन से साफ करना, अगर हमारे हाथ साफ रहेंगे तो हम कोई भी चीज़ खाएंगे आराम से, वो मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस नहीं जाएगा। और ऐसे अगर हाथ गंदे हैं
कुछ भी कीटाणु लगे हैं तो वो हम जब खाना खाएंगे तो हमारे मुंह में चला जाएगा। आँखें व कानों को नित्य साफ करना और आँखों को स्वच्छ ठंडे पानी की छोटी छींटे मारकर धोना व कान को स्वास्थ्य कर्मियों से साफ करवाना, नाक को भी साफ करवाना। देखो, कान को कभी भी खुद से साफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और नॉर्मल सी बात है, अगर थोड़ा बहुत गंदगी है तो इतना विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती कि आप लकड़ी ले लिए और कान में डाल के साफ कर दें। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं तो आप हॉस्पिटल में या फिर ये सब सेंटर पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे साफ करवाना है। नहीं तो ऐसे कान के पर्दे फट जाते हैं और व्यक्ति बहरा हो जाता है। और खासकर बच्चों को तो ये ज़रूर शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये सब काम करते हैं। तो ये सब रह गया आज का वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कल से अगर ठीक ठाक रहा तो हेल्थ प्रमोशन स्टार्ट करूँगी, नहीं तो फिर कल से आप लोग की वीडियो नहीं आएगी और वही सेकेंड ईयर वालों की आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।